हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्टडी पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें आज पढ़ेंगे हम इसी सीरीज में डच। इससे पहले हमारा हुआ था जो पढ़ा था वो पढ़ा था यूरोपियन। ठीक है। डच डच जो हैं मूलतः नीदरलैंड या कहें हॉलैंड। डच मूलतः नीदरलैंड या हॉलैंड के मूल निवासी थे। ठीक है। नीदरलैंड जो डच थे वो नीदरलैंड या हॉलैंड के मूल निवासी थे। ठीक, आगे चलते हैं। जो ये है आपका हॉलैंड के ये या नीदरलैंड, यहां है आपका जो अपने नीदरलैंड। ठीक है। जो नीदरलैंड था वो 1581 से पहले स्पेन के अधिकार में था। पहले यूरोप यानी पुर्तगाल और नीदरलैंड दोनों स्पेन के अधिकार में थे। इन दोनों पर स्पेन का अधिकार था और लगभग 1581 में ये स्पेन के अधिकार से स्वतंत्र हुआ और इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की जिससे कि इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सके। कब? 1581 में तक तो ये मूलतः स्पेन के अधिकार में रहे और उसके बाद ये लोग स्वतंत्र हो गए। किससे? स्पेन से। कब? 1581 के बाद। ठीक है। इसके बाद कई बातें पूछता है यहां से। एक तो पुर्तगाल, यहां है आपका पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। जो सर्वप्रथम नीदरलैंड से में इन्होंने व्यापार स्टार्ट किया यहां इंग्लिश चैनल से। ठीक है भाई। जो भारत से पुर्तगाल में सामान आता था उसी सभी सामान का इन्होंने व्यापार शुरू किया लिस्बन से। और जो उस सामान से प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जो इंडिया से सभी सामान जाता था वो प्रॉफिटेबल था। ठीक है, काफी प्रॉफिटेबल था। तो इन्होंने नीदरलैंड वासियों ने डचों ने व्यापार में जो प्रॉफिट हुआ उससे अपनी एक नौसेना स्थापित की। ठीक है। और अच्छे व्यापारिक जहाज बनाए। नौसेना इन्होंने इसलिए बनाई क्योंकि इन्हें पता था जब ये भारत से व्यापार करेंगे तो इनका सामना किससे होगा? इनका सामना होगा यूरोपियन से। ठीक है, जो पुर्तगाली थे। ठीक है, इनका सामना होगा पुर्तगालियों से। और जब पुर्तगालियों से सामना होगा, पुर्तगाली हिंद महासागर पर राज करते थे। क्यों? उसका एक मुख्य कारण था उनके पास अच्छी नौसेना थी। ठीक है, अगर किसी को भी पानी पर राज करना है उसके लिए चाहिए अच्छी नौसेना और अच्छा नौका विहार, या उनके जो जहाज थे, पानी के जहाज थे, वो अच्छे होने चाहिए। और यहां एक आपका वो पड़ता है, यहां पे बंदरगाह का नाम है हाँ, यहां पे आपका बंदरगाह पड़ता था जो आज के टाइम में भी काफी व्यस्त बंदरगाह है, शेटरहडन।
शेटर हडन के नाम से एक बंदरगाह पड़ता है, जो काफी व्यस्त बंदरगाह है आज के समय में भी। इस रूट का काफी व्यस्त बंदरगाह है जो आज के समय में भी है, व्यापार के लिए काफी व्यस्त है। और इनके लिए सबसे प्रॉफिटेबल पॉइंट था कि ये अंदर व्यापार कर सकते थे। यहां जो आपकी पड़ती है राइन नदी, आपकी यहां पड़ती है राइन नदी, राइन नदी से होकर अंदर व्यापार किया जा सकता था, जो बहुत सस्ता और सुगम रास्ता था व्यापार करने का। ठीक है, सस्ता और सुगम रास्ता था। और यहां की राजधानी थी मेस्टर राइन, एम्स्टर्डम। जो नीदरलैंड की राजधानी थी वो थी एम्स्टर्डम। अब देख लीजिए एक बार से, फिर आगे चलते हैं। पुर्तगालियों से नीदरलैंड ने व्यापार किया। कहां से? पुर्तगाल में कहां से किया? पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन, लिस्बन से व्यापार शुरू किया। और उस व्यापार से जो इन्होंने प्रॉफिट कमाया उससे क्या किया? अपनी नौसेना तैयार की और अच्छा जहाजी बेड़ा, जिससे कि भारत से व्यापार किया जा सके। ठीक है, नीदरलैंड में जो भी यहां से व्यापार होता था उसमें काफी अच्छा प्रॉफिट था। उस प्रॉफिट के लिए ही जो भी यूरोपीय भारत आए, उनके आने का कारण वो प्रॉफिट ही था जो उन्हें केवल भारत की ओर खींच के ले आया। व्यापार से जो प्रॉफिट होता था वो इतना ज्यादा था कि उन्हें व्यापार में बहुत सा धन बच जाता था व्यापार करने के बाद। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लगभग 1595, कहीं आपको 95 लिखा मिलेगा, कहीं 96 लिखा मिलेगा। 95-96 ये इंडोनेशिया से व्यापार आरंभ किया। डचों ने पहले कहां से आरंभ किया? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से कब? 1995-96 में। 1995-96 में इन्होंने इंडोनेशिया से आरंभ किया व्यापार। और सन 1602 ईस्वी में, सन 1602 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली कंपनी स्थापित की। ठीक है, डचों ने अपनी पहली कंपनी स्थापित की। किस नाम से? बेरी गदे ओस्ट इंडियन। कहीं कहीं आपको इंडस भी लिखा मिलेगा ये। ठीक है भाई, तो इसका दूसरा नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था? बेरी गदे ओस्ट इंडस या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ
नीदरलैंड। ये डचों की जो ये थी, ये पहली कंपनी ऐसी थी कि इसमें इन्होंने आम आदमियों को भी इसके शेयर बेचे। जो आम आदमी था वो भी इसका पार्टनर था। इसका यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का, इस कंपनी का पार्टनर था। और यह कंपनी कौन सी? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड की जो शुरुआत की गई थी वो 65 लाख गिल्डर से। 65 लाख गिल्डर से इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। ठीक है भाई, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसमें वहां के आम नागरिकों को भी हिस्सा दिया गया। इसके शेयर जो थे, जो ये शेयर थे इस कंपनी के, वो आम आदमी के पास भी थे। और ये जो कंपनी शुरू की गई थी वो 65 लाख गिल्डर, जो कि मुद्रा है, ठीक है भाई, जो कि मुद्रा है यहां की डचों की, नीदरलैंड की जो मुद्रा है वो है गिल्डर। ठीक है। और इस कंपनी ने सबसे ज्यादा 200 वर्षों तक 200 वर्षों तक मुनाफा दिया सभी को, जो अपने इनके शेयर होल्डर थे उन सभी को मुनाफा दिया। कितना? लगभग 18% का, लगभग, ठीक है, लगभग 18% का मुनाफा दिया। कब तक? 200 वर्षों तक। जब कंपनी घाटे में थी तब भी इन्होंने 18% का मुनाफा दिया, जो सबसे बड़ा कारण बना इस कंपनी के पतन का। क्योंकि इनके पास जो साधन थे, जो सुविधा थी, वो तो कम होती जा रही थी और इन्होंने मुनाफा कम नहीं किया। मुनाफा पूरा 18% दिया, जिसके कारण इन्हें बहुत घाटा होने लगा। और घाटे के बाद ये कंपनी पतन की ओर चलती चली गई। तो जो 200 वर्षों तक 18% लाभ मिला आम आदमी को, इसके शेयर होल्डर्स को, यह बहुत बड़ा कारण था इनके पतन का। ठीक है। और दूसरा, ये जो कंपनी थी ये पूर्णतः इस पर नीदरलैंड गवर्नमेंट का अधिकार था। नीदरलैंड, ये पूर्णतः नीदरलैंड गवर्नमेंट के, नीदरलैंड की जो सरकार थी उसके अधिकार में थी। ठीक है। गवर्नमेंट के ही अधिकार में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। एक बार से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो नीदरलैंड की गवर्नमेंट थी उसने इस कंपनी को भारत में 21 वर्षों तक, सर्वप्रथम 21 वर्षों तक व्यापार करने की इजाजत दी। और जो इजाजत दी उसमें से कुछ अधिकार दिए गए, जो कई बार पूछ लेता है। इसमें था नंबर 1, सैन्य कार्रवाई का अधिकार। सैन्य कार्यवाही का अधिकार। ठीक है भाई, सैन्य कार्रवाई का अधिकार। अगर आपको व्यापार करने में कहीं दिक्कत होती है या आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है तो आप सेना की मदद ले सकते हैं, सेना की सहायता ले सकते हैं व्यापार को जारी रखने के लिए। उसके बाद दूसरी थी संधियों का अधिकार। नंबर 2 है संधियों का अधिकार। संधियों का
अधिकार। इसमें था कि जो भारत के राजा हैं उनसे आप संधि कर सकते हैं व्यापार करने के लिए अपनी शर्तों पर, ठीक है, अपनी शर्तों पर उनसे साथ व्यापार के लिए संधि कर सकते हैं। तीसरा था व्यापार करने का अधिकार। व्यापार करने का अधिकार। कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया गया। कब तक? 21 वर्षों तक ये अधिकार दिए गए, जिससे कि वो व्यापार आसानी से कर सके। इसके बाद लगभग सन 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में डचों ने किससे? पुर्तगालियों से। उस समय हिंद महासागर पर किसका राज था? पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों से वांटन नामक स्थान, जो कि इंडोनेशिया में है, ठीक है, उसे जीत लिया और उसी को अपना व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाया। भारत में भी जो व्यापार होता था, भारत से जो माल जाता था पहले यहां जाता था, उसके बाद उसे इधर उधर भेजा जाता था, ठीक है। जो सर्वप्रथम माल गया वो वांटम गया। कहां से? भारत से। और उसके बाद उसे अन्य स्थानों पर भेजा गया। जो उसके बाद जो थी पहली कोठी भारत में पहली अपनी व्यापारिक जो कोठी बनाई 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। कहां? मूसलीपट्टनम में। मूसलीपट्टनम में, ठीक है भाई। पहली जो डचों की जो पहली व्यापारिक कोठी थी भारत में, वो 1605 ईस्वी में बनाई गई थी। कहां बनाई गई थी? मूसलीपट्टनम में, ठीक है। मूसलीपट्टनम में। अब आगे चलते हैं। अब एक बात पूछी जाती है कई बार कि इंडोनेशिया से, ये आपका नीदरलैंड से भारत में सर्वप्रथम कौन आया था? सर्वप्रथम जो डच आए थे उनमें कौन था जो भारत में आया था? उसका नाम था कार्नेलियन, या उसे बोलते थे हाउटमैन। हाउटमैन के लिए नाम से जाना जाता था। 1611 ईस्वी में डचों ने जकार्ता नामक स्थान को, जकार्ता कहां पड़ता है? यह पड़ता है आपका इंडोनेशिया में। जकार्ता पड़ता है इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया में पड़ता है। और यहां इन्होंने एक शहर बसाया
किन्होंने? डचों ने एक शहर बसाया वेटिविया, जो इनके व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, जो इनके डचों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, ये यहीं से भारत पर भी राज करते थे, भारत पर भी होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते थे और उन पर कार्यवाही की जाती थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने लगभग 1641 ईस्वी में मलकक्का नामक जो जनसंधि थी उस पर भी अधिकार कर लिया था। मलकक्का पर भी अधिकार कर लिया था और 1658 ईस्वी में 1658 ईस्वी में सिलोन जो श्रीलंका में है, पुर्तगालियों से उस पर भी इन्होंने कब्जा किया। ठीक है, जो इन्होंने डचों ने प्रथम कोठी बनाई थी अपनी मूसली पत्तनम में 1605 में और 1610 में पुलिकट नामक स्थान पर को अपना मुख्यालय बनाया। पुलिकट नामक स्थान को मुख्यालय बनाया। यहां ये क्या करते थे? पुलिकट नामक का मुख्यालय बनाया। यहां इनका एक किला था। ठीक है, एक किला था जिसको इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया यहां, और यहां से वस्त्रों का व्यापार, दूसरा बारूद का कारखाना, नंबर 3 इन्होंने यहां एक टकसाल लगाई जिसमें इन्होंने सोने के सिक्के बनाए। ठीक है रे, स्वर्ण के सिक्के बनाए जिसका नाम रखा गया पैगोडा नाम से इन्होंने सिक्का चलाए। और वो स्थान जहां बनाए जाते थे वो था पुलिकट, जो इनका मुख्यालय था। इसके बाद इन्होंने सूरत में सूती वस्त्रों का व्यापार करने के लिए, कहां से? सूरत से क्या करते थे? सूती वस्त्रों का व्यापार। कई बार पूछा गया है कि जो डच थे वो सूती वस्त्रों का व्यापार कहां से करते थे, तो वो करते थे सूरत से। 1750 ईस्वी तक आते आते जो संपूर्ण भारत है, पूरे भारत के 9% व्यापार पर इन्होंने कब्जा कर चुके थे। व्यापार पर कब्जा कर लिया था
और बंगाल से बंगाल में कहां, कई बार पूछा गया है, बंगाल में कासिम बाजार, कासिम बाजार, कासिम बाजार से किस चीज का व्यापार करते थे? भाई कई बार क्वेश्चन आए कि कासिम बाजार से किस चीज का व्यापार होता था। यहां इन्होंने एक रेशमी वस्त्रों की, रेशमी चक्री लगाई, जिसमें लगभग 3,000 कर्मचारी काम करते थे। काम करते थे, ठीक है भाई। जो 10 थे, इन्होंने ये सूरत से करते थे कहीं का व्यापार, सूती वस्त्रों का। उसके बाद 1750 के आते आते इन लोगों ने लगभग 39% पर व्यापार पर कब्जा कर लिया था। बंगाल के कासिम बाजार में इनका सबसे बड़ी रेशमी चक्री थी, जिसमें लगभग 3,000 कर्मचारी काम करते थे, ठीक है। बिहार, बिहार के पटना, पटना, उड़ीसा, उड़ीसा में कहा, बालासोर, उड़ीसा में बालासोर, ठीक है। उड़ीसा के बालासोर से भी ये कपड़ों का यानी वस्त्रों का व्यापार करते थे, ठीक है। बालासोर से भी ये वस्त्रों का व्यापार करते थे। आगे चलिए। इसके बाद आता है हमारा कोचीन। 1663 ईस्वी में इन्होंने कालीकट, जो कालीकट नामक स्थान है, वहां के राजा के साथ मिलकर पुर्तगालियों को हराया और कोचीन को जीता। कोचीन पर अधिकार स्थापित कर लिया। जो निर्णायक युद्ध माना जाता है वो हुआ 1760 में, कहा बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, ठीक है। इसमें बंगाल में हार गए थे, बंगाल में बेदरा के युद्ध में हार गए थे। और सन 1795 में पेरिस की संधि, पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने डचों से सारा व्यापार छीन लिया था, सारा व्यापार छीन लिया था, ठीक है रे। इसमें इन्होंने पूरा व्यापार अंग्रेजों ने इनसे इस संधि के बाद छीन लिया था। इसके बाद भी एक बार इन्होंने सूरत को अपने कब्जे में लिया और बाद में उसे अंग्रेजों को बेच दिया था, ठीक है। आपकी समझ में आया होगा ये, ठीक है। मिलते हैं अब अगली क्लास।